देखिए, हमने प्लैनेट्स वगैरह के ऊपर बात कर ली है, सब हाउसेस के ऊपर हमने डिस्कशन किए, हमने सभी साइंस के ऊपर बात करे, सभी प्लैनेट्स के कारकत्वास के ऊपर बात करे। साथ ही साथ हमने जो प्लैनेट्स के प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हमने डिस्कशन किया। आज का डिस्कशन बहुत लाइट रखेंगे। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊँगा सारे प्लैनेट्स के बारे में, और वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एनालिसिस में। और स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जो आपके लगाते के साथ ही चार्ट के ऊपर आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स ज़रूर देंगी वो। तो छोटा सेशन है आज का हमारा, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बृहस्पति की। आज के इस मेरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स में लेके चलूँगा, छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, लेकिन उसको बहुत ध्यान से सुनिए, समझने की भी कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की, कि बृहस्पति जिस भी घर में बैठता है, ध्यान रखिए कि उस घर के कम से कम एक सिग्निफिकेशन को, कम से कम एक कार्यकत्व को वो नष्ट कर देता है। लेकिन जिस भी घर पर वो दृष्टि डालेगा, उस घर के और उस प्लैनेट के जो सिग्निफिकेशंस हैं उसको इंक्रीज कर देगा। बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो बृहस्पति जहाँ पर भी देखेगा वहाँ पे अमृत वर्षा करता है। तो जिस प्लैनेट के ऊपर इसने अपनी दृष्टि डाली, उस प्लैनेट की सिग्निफिकेशन बढ़ा देगा। जिस घर पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ गई, उस घर के जो नेगेटिव प्रभाव हैं वो भी कम होने लग जाएंगे और उसके सिग्निफिकेशंस बढ़ जाएंगी। बृहस्पति, जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, तो उसकी दृष्टि में ऑटोमेटिकली ग्रोथ है। लेकिन शुभ ग्रह है, और मैंने आपको एक रूल बताया था, थंब रूल, कि शुभ ग्रह जिस भी घर में बैठेंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर करेंगे, लेकिन जहाँ पर भी वो एस्पेक्ट करेंगे, जहाँ दृष्टि डालेंगे, वहाँ पे सिग्निफिकेशंस को इंक्रीज कर देते हैं। इसके विपरीत जो पापी ग्रह होते हैं, जो मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, वो जिस घर में बैठते हैं वहाँ पे इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं देते, लेकिन जहाँ पे दृष्टि डालते हैं वहाँ पे अपना ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देते हैं, वहाँ पे नेगेटिविटी देखने को मिलती है। ये सेम केस रूल लागू होता है राहु के केस में, शनि के केस में, मंगल, सूर्य, इन सभी केसेस में आप देखेंगे कि जहाँ पर ये बैठे हैं वहाँ पे इतना डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ पे इतना डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ पे दृष्टियाँ पड़ रही हैं वहाँ पे मेजर डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। तो बृहस्पति का ये रूल याद रखिएगा कि इसकी दृष्टि में अमृत है, जहाँ पर पड़ गई वहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाएगी। शनि की बात करें तो शनि बिल्कुल जैसे मैंने बताया, क्योंकि मेलेफिक प्लैनेट्स में आता है, तो जुपिटर के विपरीत शनि जिस भी घर में बैठेगा उस घर के कम से कम एक कार्यकत्व को, अर्थात एक सिग्निफिकेशन को वो सेव कर देगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन जिस घर पर शनि की दृष्टि पड़ेगी उसकी सिग्निफिकेशन को वो नष्ट कर देगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ। पंचम भाव में 5th हाउस सूर्य का होता है, और शनि जो है सूर्य का शत्रु है। अगर शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है तो सूर्य का शत्रु होने के वजह से पंचम भाव जो कि संतति का भाव है वहाँ पे नुकसान करना चाहिए था उसको। लेकिन शनि, चाहे क्रिएटिविटी की बात हो या आपके संतान की बात हो, कोई ना कोई एक सिग्निफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी ज़रूर। तो शनि का बैठना दिखाता है कि संतान शायद नहीं हो पाए, दिक्कत हो जाए, संतान प्राप्ति में परेशानी हो, लेकिन संतान को यह मना नहीं करेगा। और ख़ास तौर पे तब मना नहीं करेगा जब पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो, तो ये सिग्निफिकेशन सेव कर देगा और उसके संतान यानी कि पुत्र प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए शनि की दृष्टि पड़ेगी कहाँ पर? 2nd हाउस के ऊपर, 7th हाउस के ऊपर और 11th हाउस के ऊपर। तो ऐसा व्यक्ति जिसके कि शनि पंचम भाव में बैठा हुआ है, उसके पारिवारिक मतभेद देखने को ज़रूर मिलेंगे। फैमिली के अंदर अनरेस्ट देखने को मिलेगा, उसकी वैवाहिक जीवन में थोड़े कष्ट और परेशानियां देखने को मिलेंगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देखने को मिलेंगी उसके स्पाउस के साथ में, और धन के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़रूर उसको देखने को मिलेगी। शनि की एस्पेक्ट पड़ रही है। इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए धनु लगन है, तो धनु लगन की कुंडली के अंदर पंचम भाव में मेष राशि पड़ेगी जो कि शनि की नीच राशि है। अब मान लीजिए मेष राशि में ही शनि बैठा हुआ है, तो नीच का शनि होने के बावजूद भी वो संतान की प्राप्ति तो करा देगा, लेकिन धन की परेशानी और फैमिली के साथ में और स्पाउस के साथ में मतभेद ज़रूर देखने को मिलेंगे। जबकि शनि की उच्च दृष्टि कहाँ पे पड़ रही है? 11th हाउस में पड़ रही है। तो एग्जॉल्टेड साइट होने के बावजूद भी उसको धन संपत्ति को लेकर परेशानी देखने को मिलती है।
तो 11th हाउस में जो सैटर्न अपनी एग्जॉल्टेड साइट डाल रहा है वो एग्जॉल्टेशन और ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देगा इनकम गेंस के लिए, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर के लिए। तो यानी कि उस व्यक्ति की डिज़ायर को फुलफिल होने में परेशानी ज़रूर आएगी। तो ये आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि और शनि की दृष्टि किस तरह से काम कर रही है। आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बृहस्पति और राहु की युति होती है, कंजंक्शन है, कुछ लोग इसको गुरु चांडाल योग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अध्ययन में ये आया है कि इनमें से अप्रॉक्सीमेटली 70% लोग नास्तिक होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिसिस मेरी ये कहती है कि अगर बृहस्पति और राहु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हुए हैं, कंजंक्शन में बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति 70% केसेस में नास्तिक मिलेगा। और अगर वो आस्था है उसकी धर्म के प्रति, तो आस्था भी डिफरेंट टाइप की होगी, यानी कि अपने धर्म को छोड़कर किसी और धर्म में उसकी आस्था होगी। इसके अलावा अगर बृहस्पति अच्छा प्रभाव लेकर बैठे हुए हैं, एग्जॉल्टेशन में है, यानी कि कर्क राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कुछ संभावना आस्तिक होने की बनती है। अदरवाइज ये युति नास्तिक बना देती है, ये आप ध्यान रखिएगा। एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि राहु और केतु दोनों के दोनों ग्रह एक समय पे पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। ये यदि एक शुभ है तो दूसरा ऑटोमेटिकली अशुभ हो जाएगा। तो यानी कि अगर राहु किसी की कुंडली में पॉजिटिव प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तो केतु उसके लिए कुंडली में नेगेटिव प्रिंसिपल पे काम करेगा। इसके विपरीत अगर केतु पॉजिटिव है तो राहु डेफिनेटली नेगेटिव प्रिंसिपल पे काम करेगा, नेगेटिव एंगल पे काम करेगा। दोनों सकारात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि ये कार्मिक एक्सिस है। इसी को बैलेंस करने के लिए तो आप आए हैं इस जीवन में। तो यहाँ पर इस एक्सिस को बैलेंस करना यही आपके जीवन का कर्तव्य है, सबसे बड़ा कर्तव्य है। आपको मैंने बताया था कि केतु जो है वैराग्य देता है, मोक्ष का प्लानेट है। यह जिस भी घर में बैठेगा उस घर से संबंधित सभी इच्छाओं को ये हर लेता है, उसको सक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि केतु जो है मृत्यु दे सकता है, क्योंकि मोक्ष का प्रदाता है तो मृत्यु भी दे देगा। लेकिन केतु आमतौर पर कभी भी मृत्यु का कारण नहीं बनता। ये भी मेरी एनालिसिस में बहुत क्लियरली निकल के आया है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। केतु कभी भी जो है मृत्यु का कारण नहीं बन सकता। वो मोक्ष का प्रदाता जरूर है, लेकिन मृत्यु नहीं देता। देवगुरु बृहस्पति का शिष्य है ये आपका डेटा दे देता है शनि को एनालिसिस के लिए, लेकिन कभी भी डेथ का कारण नहीं बनता है ये। आगे चलते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वक्री ग्रह हैं, आपकी कुंडली में कोई ग्रह वक्री बैठा है तो वो अशुभ है। तो मैं आज आपको ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वक्री ग्रह, रेट्रोग्रेड प्लैनेट अशुभ नहीं होता है, परंतु ध्यान रखिए वो अपनी सामान्यतः अपनी प्रकृति के विपरीत फल देता है, अपोजिट देगा। सैटर्न वक्री है, सैटर्न इज द स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट, लेकिन अगर वो रेट्रोग्रेड है तो उसके रिजल्ट्स काफ़ी फास्ट मिलेंगे आपको, यानी कि अपने स्वभाव के विपरीत फल देने लग जाता है वो। जुपिटर वक्री है, इतना शुभ ग्रह है, बहुत सारे जो जुपिटर के जो सिग्निफिकेशंस हैं, अगर वो रेट्रोग्रेड है जुपिटर तो उसके अगेंस्ट में रिजल्ट्स देगा वो। तो इस तरह से आप रेट्रोग्रेड के केस में आप समझ सकते हैं। एक और चीज़ बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई मारक ग्रह वक्री हो रहा है अर्थात रेट्रोग्रेड हो रहा है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन मैंने ऐसा कभी होते हुए किसी कुंडली में देखा ही नहीं। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा चार्ट्स के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, उसका काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया, लेकिन कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ कि जहाँ पर मारक ग्रह वक्री हो जाए। ऐसा देखने को ही नहीं मिला मुझे किसी चार्ट में। अगर आपके नॉलेज में आए तो उसको ज़रूर बताइएगा मुझे, उसके ऊपर हम फिर विस्तृत चर्चा करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जब शनि ग्रह वक्री होगा तो जिस भी घर में बैठेगा वहाँ पे वो अचानक से परिणाम देगा, सडन रिजल्ट्स देगा, देरी नहीं करेगा, सडन रिजल्ट्स देगा। तो आप देख सकते हैं शनि का ही एक नक्षत्र होता है जिसको हम बोलते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आई थिंक हमारे नक्षत्रों में ये 26वां नक्षत्र है, और बुध के नक्षत्र रेवती नक्षत्र जिससे जस्ट पहले ही पड़ता है। तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के जो नेटिव्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो हमेशा अपने कैरियर में शीर्ष पर पहुंचते हैं, टॉप पर पहुंचते हैं। कुछ एक लोगों की चार्ट्स में मैंने इसको इम्प्लीमेंट करके देखा, एग्जैक्टली करेक्ट रिजल्ट्स मिले हैं। एग्जाम्पल्स दे देता हूं, जैसे हेमा मालिनी है, दिव्या भारती है, अरिजीत सिंह है। ये तीनों फिल्म स्टार्स रहे हैं, बहुत पावरफुल पोजीशन इन्होंने अपनी कैरियर में हासिल करी है। तो इनके भी चार्ट्स में ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र देखने को मिलेगा आपको।
मंगल का नक्षत्र है कौन सा, धनिष्ठा नक्षत्र। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले जो लोग होंगे वो सर्वश्रेष्ठ, बहुत ही एक्सेलेंट मेडिकल प्रोफेशन में काम करते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक बन सकते हैं। यानी कि ऐसे लोग जिनका धनिष्ठा नक्षत्र है आपके एनालिसिस में आते हैं, तो उन लोगों को आप बोलिए कि आप मेडिसिन पढ़िए और डॉक्टर बनिए। और डॉक्टर के साथ साथ अगर आप सर्जरी में स्पेशलाइज कर देते हैं तो मंगल सर्जरी का स्पेशलिस्ट है, सो दे कैन बिकम एन एक्सेलेंट सर्जन। अब एक बात करते हैं कुंभ राशि के लोगों की। तो कुंभ राशि के लोग, अब वो राशि चाहे उसके लगन में पड़ रही है, या कुंभ राशि उसकी सूर्य राशि है, यानी कि सूर्य कुंभ राशि में बैठा हुआ है, या फिर चंद्रमा की राशि, चंद्रमा जो है कुंभ राशि में बैठा हुआ है, यानी कि लगन की राशि, सूर्य की राशि या चंद्रमा की राशि, तीनों में से किसी की भी राशि अगर कुंभ राशि है, तो ऐसे लोग अपनी मित्र मंडली के बीच में अपने अच्छे या बुरे कारणों से हमेशा चर्चा में रहते हैं, ये भी आप नोट कीजिएगा। तो ऐसे लोग अगर अच्छे हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसको देखने को मिलेंगे, और अगर ये कई लोग कोई गलती कर बैठते हैं तो गलती भी जो है जग जाहिर बहुत तेजी से होती है। मीन राशि की बात करते हैं तो मीन राशि के लोग, क्योंकि ये सपनों की दुनिया को दिखाती है, मीन राशि आपके बेड को, बेडरूम को दिखाती है। मीन राशि के लोग ज़्यादातर अपनी ही काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। मैंने आपको एक उदाहरण भी दिया था जब मैं मीन राशि के बारे में बात कर रहा था एक बार आपसे, कि जो जेके रॉलिंग है, हैरी पॉटर जैसे नॉवल उसने लिखा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ लेखक बन गए, फिक्शन नॉवल की राइटर बन गई वो, क्योंकि अपनी कल्पना की दुनिया में थी, वास्तविक दुनिया से इनका कोई लेना देना नहीं है। तो मीन राशि का लगन मिले किसी व्यक्ति का, मीन राशि में सूर्य बैठा मिले, मीन राशि में चंद्रमा बैठा हुआ मिले, तो ये चीज़ें उसके कुंडली के अंदर, उसके जीवन में ज़रूर चरितार्थ होंगी। आपको मैंने आत्मकारक ग्रहों के बारे में बताया था। आत्मकारक ग्रह कौन से होते हैं? आत्मकारक ग्रह वो ग्रह होता है जो कि अपनी डिग्री वाइज सबसे हाईएस्ट होती है, यानी कि जो जितने भी प्लैनेट है आपके 9 प्लैनेट्स में जो हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट होगा वो आपका आत्मकारक प्लैनेट है। ये जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का पार्ट है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर कारकास का यूज़ किया जाता है, और उनमें से एक कारक होता है आत्मकारक, यानी कि आपकी कुंडली का हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज देखनी होती हैं इसमें, ठीक है, लैटिट्यूड नहीं देखना, लॉन्गिट्यूड देखना है। तो लॉन्गिट्यूडनल डिग्रीज जिस भी प्लैनेट की आपकी सबसे हाईएस्ट होंगी वो आपका आत्मकारक ग्रह कहलाता है कुंडली में, और इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है आपके जीवन में। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट बन रहा है, यानी कि आत्मकारक ग्रह बन रहा है, तो आप आंख बंद करके उस व्यक्ति के बारे में प्रेडिक्शन कीजिए कि वो अच्छा इंजीनियर बन सकता है। मार्स जो है मंगल इंजीनियर है, तो आप उसकी प्रेडिक्शन में उसको इंजीनियर बनने की सलाह दीजिए। मार्स मशीनरी को दिखाता है, मैकेनिकल इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा काम कर सकता है। और अगर सैटर्न हाईएस्ट डिग्री के ऊपर आ रहा है तभी भी आप इंजीनियर बनाने की बात करो, लेकिन सैटर्न इज़ ए सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर बना दीजिए उसको, ठीक है। स्टील इंडस्ट्री में भेज सकते हैं उसको। देखिए मंगल और सैटर्न किस तरह से काम कर रहे हैं। चंद्रमा जो है आत्मकारक ग्रह बनता है, तो ऐसे ज़्यादातर लोग आपको ऐसा देखने को मिलेंगे कि वो अपने घर पर रहकर काम करना पसंद करेंगे। और अगर चंद्रमा आत्मकारक ग्रह बन रहा है तो वो वर्क लाइफ में थोड़ी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ऐसे व्यक्ति अपने ऑफिस में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ऑफिस में उनकी थिंकिंग प्रोसेस स्लो हो सकती है, लेकिन जैसे ही घर पे आएंगे उनके दिमाग इतनी तेज़ी से काम करता है, वो फटाफट सारा काम कर देते हैं और अच्छी प्लानिंग कर देते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके कॉन्शियस ब्रेन को दिखाता है। जितनी भी प्लानिंग वो करेंगे कॉन्शियसली करेंगे और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आप बोलिए कि आप अपने घर में एक कमरा अपना होम ऑफिस बना के रखिए, अपने घर से कुछ ना कुछ काम ज़रूर कीजिए, आपके प्रोफेशन में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। अगर चंद्रमा आत्मकारक ग्रह बनकर बैठा है, हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है। तो अब जरा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको सेकंड हाउस के बारे में। सेकंड हाउस जो है मैंने आपको बताया था कि धन कुटुंब वाणी का घर है, यानी कि बड़ा अच्छा हाउस है, रिसोर्सेज हाउस बोलते थे हम इसको। शुक्र की राशि है, वृषभ राशि होती है कालपुरुष की कुंडली में। और 7वां घर, 7th हाउस हमने किसका बताया था? 7वां घर जो होता है ये हमने बताया था कि विवाह का घर है आपका, स्पाउस का घर है, मैरिड हाउस है आपका। दोनों ही घर जो हैं किसको दिए हैं? शुक्र को दिए गए, जो रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस भी और सेकंड हाउस भी, दोनों हाउसेस जो हैं ये मारक कहलाते हैं कुंडली में। 7th हाउस मारक ग्रह होता है, 7th से अष्टम यानी सेकंड हाउस वो भी
मृत्यु का घर बोला गया है, क्योंकि 7 से अष्टम पड़ता है और अष्टम से 7 पड़ता है। तो इसीलिए दूसरा घर धन कुटुंब वाणी का होते हुए भी ये मृत्यु का भाव कहलाता है। तो ऐसे में हम ये कहते हैं, आप किसी को भी कह सकते हैं कि सेकंड हाउस का और 7th हाउस का जो भी ओनर होगा, जो भी लॉर्ड होगा, वो कुंडली में जितना कमज़ोर होगा उतना आपके लिए जीवन में अच्छा होगा। अगर सेकंड लॉर्ड और 7th लॉर्ड स्ट्रांग होकर बैठे हैं कुंडली के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत नेगेटिव है, ये आपके लिए मृत्यु का कारण भी बन सकते हैं। तो इनके लॉर्डशिप अगर कमज़ोर है तो बड़ी अच्छी बात है। अदरवाइज कहा जाता है कि जिस भी घर के बारे में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहिए, उस घर के लॉर्ड का पॉजिटिव होना, मजबूत होकर बैठना, स्ट्रेंथ अज्यूम करके चलना, ये कंपलसरी होता है। लेकिन ये बात सेकंड हाउस और 7th हाउस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है, बिकॉज ये दोनों मार्का हाउसेज हैं। 12वें घर की बात करते हैं। 12वां घर जो है एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिष में हमने क्या बताया था, एक्सपेंस हाउस है, लॉसेस का घर है। और जब इस एक्सपेंस हाउस में, लॉस के घर में जब शुक्र जाकर बैठता है तो एग्जॉल्टेशन फील करता है। 12वीं राशि मीन राशि होती है कालपुरुष की कुंडली पे, जहाँ पर शुक्र को उच्च का बोला जाता है। शुक्र किसी भी व्यक्ति की कुंडली में इकलौता एकमात्र ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में जाकर या मीन राशि में जाकर बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है या मीन राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में उस व्यक्ति को आप क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। तो उसका भाग्य जो है ऑटोमेटिकली ग्रोथ देने लग जाता है, ऑटोमेटिकली उसको जो है भाग्य से ही बहुत सारी सफलताएं शुक्र के माध्यम से मिलने लग जाती हैं। अब जरा बात करते हैं फिल्मी सितारों की। जो फिल्म में एक्टर या एक्ट्रेसेस होते हैं, जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, उनके जरा चार्ट्स को खोल के देखिएगा। बहुत ज़्यादा कुंडलियों में आपको दिखेगा कि उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है, उस हाउस में तुला राशि पड़ रही होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट हाउस कौन सा होता है? सबसे इम्पोर्टेंट हाउस वो होता है जिसमें आपका चंद्रमा बैठता है जाकर, सबसे इम्पोर्टेंट हाउस है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट हाउस होता है जहाँ पर आपका लग्न है, यानी कि लग्न की जो राशि है, अगर वो तुला राशि आ रही है तो व्यक्ति के अंदर आर्टिस्टिक नेचर दे जाएगी। यह फिल्म इंडस्ट्री जितनी भी है, ये सारी की सारी चलती किसके ऊपर है? सारी एक्टिंग पे चलती है, शो पे चलती है, क्रिएटिविटी पे चलती है। उसका जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट कौन है? शुक्र है। तीसरा जो है, जो राशि है, वो सूर्य की राशि है। तो सूर्य की राशि भी अगर तुला राशि पड़ रही है तो तभी भी आपको लगेगा कि वो व्यक्ति एक सफल अभिनेता बन सकता है। कहीं ना कहीं एक्टिंग का उसके लाइफ में या किसी भी प्रकार की क्रिएटिविटी का, परफॉर्मिंग आर्ट का उसकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन देखने को मिलेगा। शुक्र की बात करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि शुक्र जो है नेचुरल लव का प्लैनेट है। अगर हम लव की बात करते हैं, रोमांस की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट कौन सा दिमाग में आएगा? वीनस आएगा, शुक्र आएगा। शुक्र के बिना किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो वीनस के बिना किसी भी प्रकार का सुखी वैवाहिक जीवन जीना असंभव है। लेकिन जब शुक्र आपके 7th हाउस में, अर्थात आपके विवाह के घर में अगर आकर बैठता है, या फिर आपके स्पाउस की कुंडली में उसके लग्न में आकर बैठता है, तो यह सबसे ज़्यादा खराब परिणाम देता है। ये आप अच्छी तरह से देख करके चल सकते हैं। ये टेस्टेड चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, और बहुत सारे लोगों की चार्ट्स की एनालिसिस का आज मैं आपको समरी दे रहा हूँ। ये आप किसी भी चार्ट को स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो ये ज़रूर देखने को मिलेंगी आपको। देखिए, शुक्र जो है किसी भी व्यक्ति के कुंडली में किसी भी नक्षत्र में बैठे, तो जिस भी नक्षत्र में बैठेगा, आपके स्पाउस का व्यवहार कैसा है वो निश्चित करेगा। वो सुनिश्चित करने का काम जो है, व्यवहार को सुनिश्चित करने का काम आपके स्पाउस का कौन करेगा? शुक्र जिस भी नक्षत्र में बैठा है, वो नक्षत्र बताएगा कि आपके स्पाउस का व्यवहार अपनी राशियों में या अपने मित्र की राशियों में बैठा हुआ हो, और आपका जीवन साथी किस प्रकार का होगा। विशाखा नक्षत्र आपने देखा, सुना है। विशाखा नक्षत्र जो है जुपिटर का नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र में स्प्लिट देखने को मिलता है आपको। कौन सा स्प्लिट? क्योंकि 10 डिग्री तक विशाखा नक्षत्र शुक्र की तुला राशि में रहता है, और उसके बाद 3 डिग्री 20 मिनट मंगल की वृश्चिक राशि में रहता है। तो ऐसे में आप ज़्यादातर लोगों की कुंडली में देखेंगे कि विशाखा नक्षत्र में अगर शुक्र बैठा हुआ है जन्म कुंडली के अंदर,
तो ऐसे लोगों में डाइवोर्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा अधिक होती है, और ख़ास तौर पर तब जब तक कि ये व्यक्ति धैर्यवान ना हो, इनके पास पेशेंस अगर नहीं है तो ज़रूर उनका डिवोर्स हो जाएगा। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट सलाह आपको विशाखा नक्षत्र में बैठे हुए शुक्र वाले व्यक्ति को क्या रहेगी कि आप जरा पेशेंस लेकर चलिए, पेशेंस मेंटेन करिए। विशाखा नक्षत्र में अगर वीनस पड़ता है, शुक्र बैठता है, तो जो उनका पार्टनर होता है उसका दोहरा व्यक्तित्व देखने को मिलता है, उनकी डुअल पर्सनैलिटी होती है, और ये भी डुअल पर्सनैलिटी भी इस डिवोर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखी आपने कि स्पाउस की डुअल पर्सनैलिटी आ रही है और आपके पास में पेशेंस की कमी होती है, जिसके वजह से अल्टीमेटली ये नक्षत्र संबंध विच्छेद कराने वाला नक्षत्र साबित हो जाता है शुक्र के लिए। वैसे भी विशाखा नक्षत्र जुपिटर का है, देवगुरु बृहस्पति का है, और शुक्र अगर देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में आकर बैठे हुए हैं तो ऐसे में क्योंकि दो गुरु, दोनों विरोधी पार्टी, दानव गुरु देव गुरु के नक्षत्र में आके बैठे हुए हैं, तो वैसे ही आपको परेशानी दिखाई देती है। तो ये परेशानी अल्टीमेटली डिवोर्स तक पहुंच जाती है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा आपको आज, वो ये है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अपने मंगल की विपरीत राशि से आकर्षित होती हैं। आप अपने चार्ट्स में देखिएगा, जितने भी फीमेल्स आपको चार्ट्स मिलते हैं, देखिएगा कि उनकी कुंडली में मंगल किस राशि में बैठा हुआ है। जिस राशि में भी मंगल बैठा हुआ है उससे 7वें घर में जो राशि पड़ रही है, उस राशि वाले व्यक्ति के लिए वो महिलाएं अपने में आकर्षण देखेंगी, उसके प्रति ज़रूर अट्रैक्शन फील करेंगी, आकर्षित होंगी। तो अगर ऐसा व्यक्ति के साथ में उनका विवाह होता है तो उनके यहाँ अट्रैक्शन ज़रूर देखने को मिलेगा, उनके वैवाहिक जीवन में दोनों कनेक्टेड फील करेंगे। लेकिन ये दूसरे की कुंडली में, स्पाउस की कुंडली में भी तो होना चाहिए ना। लेकिन स्पाउस की कुंडली में क्या होगा, क्या मंगल के लिए करेंगे? नहीं। अगर मेल है, पुरुष है, तो पुरुष की कुंडली में चंद्रमा से 180 डिग्री अपोजिट जो भी राशि होती है, तो पुरुष वो चंद्रमा से 180 डिग्री अपोजिट राशि वाली लड़की में अट्रैक्शन फील करेंगे। और अगर ये दोनों बातें सही होती हैं तो डेफिनेटली उनका वैवाहिक जीवन अच्छा बनता है। एक और छोटी सी चीज़ बताता हूँ, अगर मंगल किसी की कुंडली में आत्मकारक ग्रह बना है और फीमेल के चार्ट में अगर शुक्र ग्रह आत्मकारक बना है, तो ऐसे लोग सबसे अधिक संख्या में अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण को फील करेंगे। यानी कि महिलाएं अधिक से अधिक पुरुषों में उनके नज़दीक आने की कोशिश करेंगी और पुरुष महिलाओं के लिए काफ़ी आकर्षण को फील करता रहेगा। और कई बार अगर कहीं राहु का भी अफ्लिक्शन आ रहा है इस तरह से, तो आप कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना पूरी रहती है। जरा शुक्र और केतु की बात करते हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर शुक्र और केतु की युति बन रही है तो वो व्यक्ति या तो अपने जीवन साथी के प्रति अत्यधिक समर्पित होगा या फिर अपने जीवन साथी के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बन जाएगा। यानी कि बीच की कोई स्थिति नहीं है, यहाँ पर मैनेजमेंट हो नहीं सकता। यानी कि या तो बिल्कुल टॉप पे, अर्श पे, या फिर फर्श पे। तो ये दोनों चीज़ों देखने को मिलती हैं शुक्र केतु की युति के अंदर। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अनुराधा नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है का क्या मतलब है कि जन्म के समय में चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोग अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा वफादार देखे गए, बहुत कमिटमेंट रहता है अपने स्पाउस के लिए। और अगर वो बिजनेस में है तो अपने बिजनेस पार्टनर के लिए भी वो काफ़ी कमिटमेंट फील करके रेस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करके चलते हैं। अगर बृहस्पति के नक्षत्र, बृहस्पति के कौन कौन से नक्षत्र हैं? बृहस्पति के 3 नक्षत्र हैं, पुनर्वसु नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र। तीनों नक्षत्र किसके हैं? बृहस्पति के हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बृहस्पति के नक्षत्र को लेकर जन्मा है, चंद्रमा जन्म के समय में बृहस्पति के नक्षत्रों में है, तो ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि ये व्यक्ति अपनी माँ के प्यार के लिए बहुत लंबे समय तक तरसते हैं और उन्हें अपनी माँ से प्यार नहीं मिल पा रहा है। और ये मेरी एनालिसिस में अप्रॉक्सीमेटली 90% केसेस में सही पाया गया है। आप भी टेस्ट कर सकते हैं। 90% केसेस में रिजल्ट मेरे को इसमें एग्जैक्टली यही मिले जो मैं कह रहा हूँ। अगर राहु का कनेक्शन आपके 7वें भाव से
या सप्तमेश के साथ में यानी सेवेंथ लॉर्ड के साथ में अगर बन रहा है तो ये उस व्यक्ति के जीवन में आउटकास्ट मैरिज को सिग्निफाई करता है। और अगर उसकी राहु की महादशा चल रही है, वो विवाह के लिए एलिजिबल है, विवाह के लिए हाथ पैर मार रहा है, और राहु का सेवेंथ हाउस के साथ में या सेवेंथ लॉर्ड के साथ में कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को आप सबसे इम्पोर्टेंट सलाह दीजिए कि अपनी सेम कास्ट में शादी मत करो, आउटकास्ट मैरिज करो, आपका विवाह टिक जाएगा। अदरवाइज आगे चल के डिवोर्स की सिचुएशंस बन सकती हैं, विवाह में प्रॉब्लम आएगी। अगर सेवेंथ हाउस का कनेक्शन शुक्र के साथ बन रहा है, वीनस के साथ में सेवेंथ हाउस का कोई कनेक्शन बन रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अपनी पसंद से, अपने पसंद के व्यक्ति से शादी करते हैं। तो ये कभी भी किसी की सलाह नहीं मानते और विवाह के लिए जो लड़का या लड़की इनको पसंद आएगा उसी से ही विवाह करते हैं। और ऐसे लोगों के केसेस में अरेंज मैरिज डिफ़िकल्ट देखी जाती है। और ज़्यादातर केसेस में क्योंकि ये अपने पसंद की लड़के या लड़की से शादी कर रहे हैं, तो ज़्यादातर केसेस में लव मैरिज यहाँ पर देखी जाती है। और ख़ास तौर पे ये कंफर्म हो जाती है लव मैरिज जब फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का या फिफ्थ हाउस का कोई कनेक्शन सेवेंथ लॉर्ड या सेवेंथ हाउस के साथ में बन जाए। ऐसे में लव मैरिज और अपने पसंद की व्यक्ति से शादी ज़रूर होती है। देखिए, कनेक्शन की जब हम बात कर रहे हैं तो कनेक्शन का क्या मतलब, जैसे सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जुपिटर का एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि अगर धनु लगन है तो सेवेंथ लॉर्ड कौन होगा? सेवेंथ लॉर्ड होगा मरकरी, क्योंकि वहाँ पे जेमिनी साइन आएगी। तो सेवेंथ लॉर्ड जो मरकरी अगर कहीं जाकर वीनस के साथ कंजंक्शन में बैठ जाए या ट्राइन फॉर्मेशन कर ले, तो सेवेंथ लॉर्ड का कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, नहीं हो गया? सेवेंथ हाउस के साथ में शुक्र का संबंध हो गया, क्योंकि सेवेंथ लॉर्ड के साथ में शुक्र आके कंजंक्ट होकर बैठा हुआ है। तो शुक्र का कंजंक्शन आप इस तरह से देख सकते हैं, शुक्र हो सकता है सेवेंथ हाउस के अंदर ही बैठा हुआ हो, ठीक है ना। और मान लीजिए फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर सेवेंथ हाउस में बैठा हुआ है, या सेवेंथ का लॉर्ड फिफ्थ में बैठा हुआ है, या फिफ्थ हाउस में कोई ऐसा ग्रह बैठा है जिसकी दृष्टि सेवेंथ के ऊपर पड़ रही है। ऐसा कब हो सकता है? जब शनि फिफ्थ हाउस में बैठेगा तो थर्ड एस्पेक्ट उसकी सेवेंथ पे पड़ेगी। तो शनि भी लव रोमांस करा सकता है, कई बार शनि भी अपने ही चीज़ों पे, अपनी शर्तों पे विवाह करा सकता है। तो ऐसे चीज़ों को आप देख सकते हैं। रोहिणी नक्षत्र की बात करें, रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का सबसे प्रिय नक्षत्र है, क्योंकि चंद्रमा की जो एक पत्नी थी उनका नाम था रोहिणी, जो सबसे ज़्यादा सुंदर थी देखने में, और चंद्रमा उनको सबसे ज़्यादा प्यार करता था। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर शनि आकर बैठ जाए तो अब चंद्रमा पे दाग लगना कंपलसरी है। और चंद्रमा आपके इंटरनल मन को दिखाता है और आपके एक प्योर कैरेक्टर को दिखाता है। अगर रोहिणी नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है तो आप बोलिएगा कि ये व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ज़रूर फंसेगा, लेकिन किसी भी मामले को गुप्त नहीं रख पाएगा। यानी कि हर एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसका जो स्पाउस है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो उसको कैच कर लेगा, पकड़ लेगा। किसी भी तरीके से व्यक्ति अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को कभी भी सीक्रेट वे में नहीं रख सकते, उनको गुप्त रख नहीं सकते। कहीं ना कहीं से बात घूमते फिरते हुए उनके स्पाउस को पता लग जाएगी, जिसके वजह से कोर्ट केसेस, लीगल केसेस, मुकदमे आदि के द्वारा उसका डिवोर्स भी देखा गया है, क्योंकि सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट आता है यहाँ पे रोहिणी नक्षत्र के अंदर। अगर सेवेंथ हाउस से सैटर्न का कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है, सेवेंथ हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, या सैटर्न जो है सेवेंथ लॉर्ड बना के कहीं बैठा हुआ है और सेवेंथ के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, या सेवेंथ लॉर्ड की जो नक्षत्र हैं उसमें शनि आकर बैठा हुआ है, तो आप देखेंगे कि अगर शनि का किसी भी प्रकार से सेवेंथ हाउस के साथ कनेक्शन हो रहा है तो ऐसा व्यक्ति अनऑर्थोडॉक्स, अपरंपरागत तरीके से शादी करेगा। यानी कि जो नॉर्मल वे में जिस तरह से शादी होती है उस तरह से शादी नहीं होगी, किसी और अलग तरीके से शादी ज़रूर देखने को मिलेगी। हो सकता है वो कोर्ट मैरिज हो, या गंधर्व विवाह हो, या फिर सिर्फ गार्लैंड एक्सचेंज हो, उसको उन्होंने मैरिज मान लिया, या बिना पंडित के शादी हो गई, या किसी पंडित को करी, वो पंडित जो है एक्चुअली ब्राह्मण नहीं है, कोई और किस्म का व्यक्ति है। यानी कि कुछ ना कुछ एक अलग तरीका उनके विवाह में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी स्थिति में है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो मैं अब आप बताने जा रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ और जो बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। शनि अगर किसी की व्यक्ति की कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है
तो मेरी प्रेडिक्शन यह है कि वो उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बेस्ट लाइफ पार्टनर देने में सक्षम होता है, बेस्ट जीवन साथी उसको प्राप्त होता है। तो देखिए, आप ये सोच सकते हैं कि शनि भी क्या आपको कोई बेस्ट लाइफ पार्टनर दे सकता है, जबकि शनि की जो प्रवृत्ति है वो सेपरेटिव होती है। यस, दे सकता है, बशर्ते शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी हो, यानी कि वो स्ट्रांग हो कहीं पे भी कुंडली के अंदर, यानी कि वर्गोत्तम हो, और बृहस्पति शुक्र जैसे ग्रहों से दृष्टि भी उसके ऊपर पड़ रही हो, तो शनि जो है पॉजिटिव हो गया। ऐसे में लाइफ पार्टनर यानी कि मैरिज जो होती है वो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देती है उस व्यक्ति के जीवन में। शनि जो है, मैंने आपको पहले भी कहा था इस चीज़ के लिए, आज उसको रिमाइंड करा रहा हूँ, कि शनि हमारे सभी 9 ग्रहों में इकलौता ग्रह है जो आपके जीवन काल के समाप्त होने से पहले वो आपको सब कुछ दे देगा जो कि आपके चार्ट में शनि ने प्रॉमिस किया है। यानी कि कुछ भी पेंडिंग नहीं रहेगी, तब तक वो आपके प्राण शरीर से निकलने नहीं देगा। जो भी प्रॉमिस सैटर्न ने किया है वो सारे प्रॉमिसेस फुलफिल करा करके आपको आपके कर्मों का रिजल्ट दे करके, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कर्मों का रिजल्ट दे करके, तभी आपको इस जगत से, आपको इस बॉडी से अलग करेगा। और अगर किसी केस में कोई कर्म अधूरा भी रह गया तो सैटर्न विल एंश्योर कि उस कर्म को पूरा करने के लिए आप अपने नेक्स्ट लाइफ में आएंगे, और उस समय उस व्यक्ति की कुंडली में सैटर्न जो है रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठा हुआ मिलेगा, शनि वक्री स्थिति में मिलेगा, क्योंकि वक्री स्थिति का जो शनि है वो आपके पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मा को दिखाता है। देखिए, शनि जो है न्यायप्रिय प्लैनेट है। अगर शनि का कनेक्शन आपके 7th हाउस से बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जीवन साथी वफादार है, उसके ऊपर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, फेथ करके चल सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर राहु का 7th हाउस के साथ में या 7th लॉर्ड के साथ में कोई कनेक्शन बन रहा है तो ऐसे व्यक्ति को आप सलाह दीजिए कि आप कृपया अपने जीवन साथी पर विशेष नज़र रखें। आपका जीवन साथी कभी आपको धोखा दे सकता है। अगर बृहस्पति का सप्तमेश या 7th हाउस के साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा है और उसके वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी आदि चल रही है तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं कि आपका जीवन साथी वापस पटरी पर आ जाएगा और आपका विवाह खराब होने से बच जाएगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और थोड़ा इंतज़ार करें। लेकिन कई चार्ट्स में ऐसा भी देखा गया कि ये सभी कनेक्शन 7th लॉर्ड या 7th हाउस के साथ में एक साथ बन रहे हैं। अगर ऐसा एक साथ हो रहा है तो आप कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन साथी का जो व्यक्तित्व होगा, जो उसका करैक्टर होगा, वो मिश्रित होगा, मिक्स्ड चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो उसमें वहाँ पे आप डिफरेंट फ्लेवर्स जो हैं उनको मिक्स कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल का कनेक्शन, मार्स का कनेक्शन आपके 7th हाउस से या 7th लॉर्ड के साथ में बन रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो जीवन साथी है, जो लाइफ पार्टनर है, वो अत्यधिक कामुक है। सेक्सुअल डिज़ायर उस व्यक्ति में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। यदि 7th हाउस या 7th लॉर्ड का संबंध केतु से हो रहा है तो क्या होगा? केतु से अगर 7th हाउस का संबंध बन रहा है या 7th लॉर्ड के साथ में अगर केतु का संबंध बन रहा है, इवन दो वो चाहे कंजंक्शन में ही क्यों ना हो, तो उस व्यक्ति का जो जीवन साथी होगा वो रूमानियत का, यानी कि लव रोमांस का उसमें अभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसको कोई डिज़ायर नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति में लव रोमांस का समझ ही नहीं होगी, उसमें डिज़ायर ही नहीं होगी, वो फीलिंग ही नहीं आएगी उसको। आप कितना ही लव रोमांस की बातें कर लो, उसके मन में वो लव रोमांस जैसा वो पुष्प खिलेगा ही नहीं। तो ये चीज़ें आप देख सकते हैं। यदि 7th हाउस या 7th लॉर्ड का संबंध अगर शनि से हो रहा है तो व्यक्ति के जीवन साथी का जो चरित्र होगा, जो व्यक्तित्व होगा, जो करैक्टर होगा उसका, वो दोहरे स्वभाव का होगा, यानी कि डुअलिटी नज़र आएगी उसके अंदर। और अगर 7th हाउस या 7th लॉर्ड का संबंध सूर्य से बन रहा है तो जो उसका जो जीवन साथी है वो अत्यधिक मांगलिक हो सकता है, अर्थात उस व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में मंगल के मांगलिक दोष से भी ज़्यादा कष्टकारी ये सूर्य साबित हो सकता है। वो व्यक्ति तो मांगलिक दोष को लेकर चल रहा था आगे, लेकिन सूर्य का संबंध बन रहा है तो जीवन साथी उसके लिए ज़्यादा कष्टकारी होगा। किसी ब्राह्मण को, किसी पंडित को कुंडली दिखाएंगे, वो कहेगा मंगल दोष तो है नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है,
वो सूर्य वहाँ पे इग्नोर हो जाता है। लेकिन नहीं, अगर सेवन्थ लॉर्ड या सेवन्थ हाउस के साथ में सूर्य का कोई संबंध बन रहा है या कंजंक्शन में है ये दोनों, तो वैवाहिक जीवन में कष्ट तो देखने को ज़रूर मिलते हैं। जरा थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, नवमांश कुंडली की भी हम बात कर लेते हैं। D9 चार्ट में अर्थात नवमांश कुंडली में जो फर्स्ट हाउस है यानी कि लग्न और जो सेवेंथ हाउस है, ये जो दोनों हाउसेज हैं ये आपके लाइफ पार्टनर को रिप्रेजेंट करते हैं। सेवेंथ हाउस आपके लाइफ पार्टनर के अपीयरेंस को बताएगा। तो यानी कि आपकी कुंडली में D9 चार्ट में जो भी राशि बढ़ रही है या सेवेंथ हाउस में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है, वो आपके जीवन साथी का कैसा अपीयरेंस होगा उस अपीयरेंस को सिग्निफाई कर जाएगा। अगर आपके सेवेंथ हाउस के अंदर D9 चार्ट में मान लीजिए सैटर्न बैठा हुआ है, तो सैटर्न ब्लैक है, तो जीवन साथी का जो रंग रूप आपको देखने को मिलेगा वो थोड़ा सा गेहुआ मिलेगा या ब्लैकिश करेक्टर मिलेगा। वो वाइट हो ही नहीं सकता, गोरा नहीं हो सकता वो। तो इस तरह से आप उसके अपीयरेंस को देखिए। और आपके D9 चार्ट का जो फर्स्ट हाउस है लगन यानी कि D9 का, वो आपके जीवन साथी के व्यवहार को दिखाता है, अर्थात उसके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। आपके जीवन साथी का बिहेवियर कैसा होगा, अपने D9 चार्ट में राशि को देखिए, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स को देखिए। फर्स्ट हाउस में D9 चार्ट के ऊपर जो भी प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं उन एस्पेक्ट्स को समझ करके आप अपने लाइफ पार्टनर के बिहेवियर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे जीवन में ऐसे आए जिन्होंने ये चीज़ें पूछी कि मेरा जीवन साथी, मेरा लाइफ पार्टनर देखने में कैसा होगा, लंबा होगा, छोटा होगा, मोटा होगा, पतला होगा, किस तरह के का काम करता होगा, क्या बिहेवियर होगा। तो आप अपने D9 चार्ट के फर्स्ट हाउस से और सेवेंथ हाउस से ये सारी चीज़ें, ये सारा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी लगन में मिथुन राशि पड़ रही है, चाहे वो राशि लगन में पड़ रही है, सूर्य मिथुन राशि में बैठा हुआ है या चंद्रमा मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तीनों कंडीशंस को आप लेके चल सकते हैं। यानी कि मिथुन राशि का जहां पर इन्वॉल्वमेंट आ गया लगन के साथ में, सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, ऐसे व्यक्ति और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में अधिक कामुक होते हैं। यानी कि उनकी सेक्सुअल डिजायर ज़्यादा देखने को मिलेगी। देखिए मिथुन राशि में ये बुध की राशि है, यहाँ पे राहु उच्च का प्रभाव देता है, ये मैंने आपको बताया था। और जहाँ पे राहु का इन्वॉल्वमेंट आ गया तो सेक्सुअल डिज़ायर तो वहीं पे आ जाएगी, वर्ल्डली डिज़ायर ऑटोमेटिकली आ जाती है। मैंने क्या बताया था कि बिहेवियर की जब हम बात कर रहे थे कि आपके जीवन साथी का बिहेवियर हमने देखना है, तो उसका बिहेवियर कहाँ से पता लगता है, आपके D9 के लगन से पता लगता है। तो आपका अगर D9 चार्ट में लगन किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मिथुन राशि का पढ़ रहा है, तो आपका लाइफ पार्टनर सेक्सुअली काफ़ी एक्टिव होगा, उसकी सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होंगी। ये आप अच्छी तरह से इस तरह से देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। D9 चार्ट अर्थात आपकी नवमांश कुंडली, उसके लग्न भाव का स्वामी जिस भी राशि पर बैठेगा जाकर, वो ये बताता है कि आपकी शादी के बाद आपके जीवन का जो फोकस है वो कहाँ पर जाएगा, कहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि नवमांश कुंडली के लग्न भाव का स्वामी जिस किसी भी राशि पर बैठा है, वो ये बताएगा कि शादी के बाद आपके जीवन का फोकस कहाँ पर शिफ्ट होगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए, लेकिन फीमेल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए होती है कि जब वो किसी नए व्यक्ति के घर में एंटर कर रही है तो उसका एक दूसरा जीवन शुरू होता है, तो उसके लाइफ का जो भी कुछ फोकस होता है वो शिफ्ट होता हुआ देखा गया है। लेकिन मेल के केस में भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब पत्नी का घर में किसी दूसरे व्यक्ति का घर में एक एंट्री हुई है तो उसके जीवन में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं, क्योंकि फैमिली का सेकंड हाउस एक्टिव होता है। तो इसमें आप ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस इसमें कर सकते हैं। हम बात करते हैं जेमिनी के एक और कारक की, उसको हम बोलते हैं दारा कारक। दारा कारक का जो है DK बोलते हैं इसको। दारा कारक का होता है आपकी कुंडली में 7th हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, यानी कि 7वां हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट जो कोई भी है उसको हम बोलेंगे दारा कारक। तो आपकी लगन कुंडली में और आपकी D9 कुंडली में यानी कि नवमांश कुंडली में दारा कारक जिस भी राशि पर जाकर बैठा हुआ है, वो राशि आपके जीवन साथी की सबसे इम्पोर्टेंट राशि बन जाती है।
बहुत ध्यान रखिएगा, वो राशि उस आपके लाइफ पार्टनर की कुंडली में सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख रूप से कार्य करेगी। कौन सी राशि है, उस राशि के करैक्टरिस्टिक्स देखिएगा और आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी में वो राशि प्रमुख रूप से कार्य कर रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने 60% से भी ज़्यादा केसेस में ऐसा होते हुए देखा है। तो ये मैं जो भी आज चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे टेस्टेड प्रिंसिपल्स हैं, ये सारी की सारी टेस्टेड टेक्निक्स आज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। यदि किसी भी पुरुष की कुंडली में बृहस्पति अगर महिला की कुंडली के बृहस्पति के साथ में युति बनाता है, क्या मतलब है कहने का, थोड़ा समझिए ध्यान से, कि कोई मेल है, उस मेल व्यक्ति के चार्ट को आप एनालाइज कर रहे हैं तो उसकी जन्म कुंडली में बृहस्पति जिस राशि में बैठा हुआ है, अगर उसके स्पाउस की कुंडली में जो बृहस्पति जहां पर बैठा हुआ है जिस राशि में, अगर वो दोनों डिग्री वाइज काफ़ी क्लोज हैं, यानी कि एक ही राशि में बैठे हुए हैं, तो दोनों के जीवन में जो दृष्टिकोण आपको देखने को मिलेगा, यानी कि जो अप्रोच होगी, फिलॉसफी होगी और विजडम, ये तीनों बृहस्पति के हैं। अप्रोच, फिलॉसफी और विजडम, ये तीनों कॉमन होंगे, सेम मिलेंगे आपको। तो बहुत अच्छी बात हो जाती है कि दोनों एक जैसा अप्रोच लेके चलेंगे, दोनों की सोच एक जैसी चलेगी, दोनों के पास में दोनों गुरु होंगे, दोनों के दोनों जो हैं एक तरीके का विजडम लेके चलेंगे, दोनों एक दूसरे के साथ कदम ताज करते हुए चलेंगे। तो कितनी अच्छी बात बोली है, कितना अच्छा मैच है। तो ये जब मैच मेकिंग करते हैं, खाली गुण मिलान करने से मैच मेकिंग नहीं होती। जब आप ये छोटे छोटे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके चलते हैं तो मैच मेकिंग इतनी एक्सेलेंट होती है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसी एक्सेलेंट मैच मेकिंग, आपको वो मैच ही नहीं मिलते हैं जहाँ पर ये इतनी बढ़िया एक्सेलेंट मैच मेकिंग हो जाए। ऐसा सिर्फ राम सीता के केस में हो सकता है, बाकी बहुत मुश्किल होता है मिलना। बट अगर मिल गए तो आपकी जीवन बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा सुधरता है। अगर किसी मेल व्यक्ति की कुंडली में उसका जो शुक्र है किसी फीमेल की कुंडली के शुक्र के साथ में या फिर मंगल के साथ में कंजंक्शन में हो या अपोजिशन में हो, तो उन दोनों में एक दूसरे के प्रति बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन देखने को मिलेगा। दोबारा से समझिए इस चीज़ को, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। मेल के लिए शुक्र इम्पॉर्टेंट है, शुक्र को देखना है, और फीमेल के लिए मंगल उसके हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है, तो मंगल इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप फीमेल की कुंडली एनालाइज कर रहे हैं तो मंगल को देखिए और अपने पार्टनर के शुक्र को देखिए। मंगल और शुक्र का कंजंक्शन आप देख रहे हैं, कंजंक्शन देख रहे हैं और देख रहे हैं कि अपोजिशन, दोनों ही केसेस में उनको आपस में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील होगा। यदि किसी मेल व्यक्ति का आत्म कारक ग्रह किसी फीमेल के दारा कारक, सेवेंथ कारक का जो होता है, सेवेंथ हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट, यानी कि किसी मेल व्यक्ति की कुंडली में आत्म कारक ग्रह फीमेल के दारा कारक ग्रह के अपोजिशन में आ जाए, या फिर महिला के केस में उसका आत्म कारक ग्रह पुरुष के दारा कारक के साथ में अपोजिशन में आ जाए, तो भी ये दिखाता है कि उन दोनों के बीच में वेरी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा, बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड फील करेंगे, लव रोमांस की स्थितियां बनेगी और बहुत क्लोज रहेंगे वो एक दूसरे के। तो अब मैं जो है अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ आज जो है, और आपके लिए चैनल ओपन करता हूँ। आपके जो भी सजेशंस हैं, क्वेश्चंस हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।